Assalamu alaikum and what's up guys, hope so you all are in good affairs. So guys, if you haven't subscribed my channel, do subscribe it and please share it with your friends and fellows so that it might help them as well. So guys, today we'll take start with the bones of upper limb, that is your chapter 2 from your बीड़ी चौरासी, राइट। अब हम देखेंगे सबसे पहले हमारे पास जो बोन है ना, दैट इज़ क्लेविकल, ठीक है। क्लेविकल में आपने क्या करना है, आपने इसकी पेक्यूलियरिटीज़ जो हैं क्लेविकल की वो पढ़नी है। लाइक आपको पता होना चाहिए कि जो क्लेविकल है इट इज़ द ओनली लॉन्ग बोन जो कि हॉरिजॉन्टली लाई करती है, ठीक है। उसके बाद ये सबक्यूटेनियस होती है थ्रू आउट, और ये सबसे पहले ऑसिफाई करती है, यानी ये वो बोन है जिसकी ऑसिफिकेशन सबसे पहले जो है वो स्टार्ट होती है, ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि यही वो लॉन्ग बोन है जो कि मेम्ब्रेन में ऑसिफिकेशन करती है, ठीक है। इट इज़ द ओनली बोन जिसकी मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन होती है, ठीक है। अब इसके पास दो प्राइमरी सेंटर्स ऑफ ऑसिफिकेशन है, ये भी सिर्फ इसी की ही पेक्यूलियरिटी है कि और किसी बोन के पास जो है दो प्राइमरी सेंटर्स नहीं होते फॉर ऑसिफिकेशन, सिर्फ इसके पास होते हैं, ठीक है। इसमें कोई मेडुलरी कैविटी नहीं होती, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि ओकेजनली जो क्लेविकल है इट इज़ पियर्स्ड बाय द मिडल सुप्रा क्लेविकुलर नर्व, ठीक है। अब आपको ये क्लेविकल नज़र आ रही है डायग्राम क्लेविकल की। ये दोनों जो फिगर्स हैं दे आर इम्पॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू योर एससीक्यूज, ठीक है। ये ड्रॉ करने के लिए आ जाती हैं। अब आपको पता होना चाहिए एक और इसकी पेक्यूलरिटी क्या है क्लेविकल की, कि जो लैटरल 1/3 है क्लेविकल का, ठीक है, बेसिकली ये आपके अपर लिम्ब से जो है वो वेट रिसीव करता है थ्रू दिस कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट, ठीक है। और फिर उससे ट्रांसमिट करेगा टू दिस मीडियल 2/3 पार्ट, ठीक है। मीडियल 2/3 पार्ट को ट्रांसमिट करेगा और उस मीडियल 2/3 पार्ट के ज़रिए जो है आपके एक्सियल स्केलेटन की तरफ जो है वो वेट ट्रांसमिट होता है, ठीक है। सो दिस वॉज द पेक्यूलियरिटी ऑफ क्लेविकल, ठीक है। आपने ये सारी पेक्यूलियरिटीज़ विद रिस्पेक्ट टू एमसीक्यूज़ जो हैं वो देख लेनी है, ठीक है। और ये जो दोनों डायग्राम्स हैं ये एससीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि जो बोन्स का चैप्टर होता है उसमें से आपने सिर्फ मोस्टली क्लिनिकल्स करने होते हैं, ठीक है। और बाकी जो जितना भी कंटेंट होता है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू वाइवा एंड ऑस्पी, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। इसमें आपको जो है ऑसिफिकेशन, सिर्फ क्लेविकल की जो ऑसिफिकेशन है वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अपर लिम्ब की जितनी भी बोन्स है उसमें से क्लेविकल की ऑसिफिकेशन जो है वो आप कर लें, बाकी की रहने दें, ठीक है। तो ऑसिफिकेशन क्लेविकल की कैसे है कि हमारे पास जो क्लेविकल है ना वो पूरी की पूरी हमने देखा था कि वो मेम्ब्रेन में ऑसिफिकेशन शो करती है, वो मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन शो करती है। लेकिन जो मीडियल एंड होता है क्लेविकल का, ये मीडियल एंड या जैसे आप स्टर्नल एंड कहते हैं, ठीक है, ये मीडियल एंड है, इसकी जो है वो ऑसिफिकेशन मेम्ब्रेन में नहीं होती, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो क्लेविकल है उसके पास दो प्राइमरी सेंटर्स होते हैं ऑसिफिकेशन के लिए, जो आपको क्लेविकल की शाफ्ट में नज़र आएंगे, ठीक है। और ये कब नज़र आते हैं आपको 5th और 6th वीक्स ऑफ इंटर यूट्राइन लाइफ में नज़र आएंगे। और फिर ये जो दो प्राइमरी सेंटर्स आपको नज़र आते हैं, ये देखें, ये जो दो प्राइमरी सेंटर्स आपको शाफ्ट में नज़र आ रहे हैं क्लेविकल के, ठीक है, ये 45th डे पे जो है वो फ्यूज़ कर जाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक सेकेंडरी सेंटर जो है वो मीडियल एंड पे यानी स्टर्नल एंड पे नज़र आता है, ठीक है। ये जो सेकेंडरी सेंटर है ना ये अपेयर करता है मोस्टली ड्यूरिंग 15 to 17 ईयर्स, ठीक है। एज जब 15 to 17 ईयर्स होती है तब ये अपेयर होगा, और फिर ये शाफ्ट के साथ फ्यूज़ कर जाता है ड्यूरिंग 21 to 22 ईयर्स, ठीक है। अब हमारे पास ना एक्रोमियल एंड पे भी कभी कभी एक सेकेंडरी सेंटर नज़र आ जाता है, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हमेशा जो है क्लेविकल के पास दो प्राइमरी सेंटर्स होंगे, ठीक है, और एक सेकेंडरी सेंटर होगा जो कि मीडियल एंड पे होगा। बहुत कम रेयर होता है कि आपको एक्रोमियल एंड पे भी सेकेंडरी सेंटर जो है वो नज़र आए, ठीक है। आगे आप लोग इसकी क्लिनिकल एनाटमी आपको पता होनी चाहिए कि हमारे पास जो क्लेविकल है ना इट इज़ मोस्टली फ्रैक्चर्ड अगर कोई बंदा जो है वो आउटस्ट्रेच्ड हैंड पे गिरे, ठीक है। अब क्लेविकल आपको पता है दिस इज़ योर क्लेविकल, और एक इसका लैटरल 1/3 होता है, दिस इज़ द मीडियल 2/3, ठीक है। इन दोनों के जंक्शन का जो पॉइंट है ना वो बेसिकली सबसे ज़्यादा प्रोन होता है टू फ्रैक्चर, ठीक है, क्योंकि दैट इज़ द वीकेस्ट पॉइंट, ठीक है। अब हमारे पास जो लैटरल फ्रेगमेंट है, जब हमारे पास ये जो लैटरल फ्रेगमेंट है क्लेविकल का ये हमारे पास डिस्प्लेस करेगा डाउनवर्ड्स, ठीक है, ये डाउनवर्ड्स डिस्प्लेस करेगा, तो इससे क्या होगा कि जो
लिम्ब का वेट है, जो आपके अपर लिम्ब का वेट है, वो ट्रेपीजियस मसल अकेले हैंडल नहीं कर पाता, ठीक है, वो सपोर्ट नहीं दे पाता उस अपर लिम्ब को, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो लैटरल फ्रेगमेंट है वो डाउनवर्ड्स डिस्प्लेस कर जाता है ड्यू टू द फ्रैक्चर ऑफ द जंक्शन ऑफ लैटरल एंड मीडियल 2/3 ऑफ द क्लेविकल, ठीक है। इन दोनों के जंक्शन पे जब फ्रैक्चर हुआ उससे क्या होगा कि आपके जो लैटरल फ्रेगमेंट होगा वो डाउनवर्ड डिस्प्लेस करेगा, और जिसकी वजह से जो आपका ट्रेपीजियस मसल है वो अकेला फिर आपके अपर लिम्ब को सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो अगला क्लिनिकल इसमें लिखा हुआ है दैट इज़ क्लीडोक्रेनियल डिसिस्टोसिस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर तो क्लेविकल जो है वो कंजेनिटली एब्सेंट हो या फिर सही से डेवलप ना कर पाए, तो ऐसी जो कंडीशन है उससे हम कहते हैं दैट इज़ क्लीडोक्रेनियल डिसिस्टोसिस, ठीक है। ये देखिए, इसमें आप देख सकते हैं कि इस क्लीडोक्रेनियल डिसिस्टोसिस की वजह से क्या होता है कि आपके जो शोल्डर्स हैं ये ड्रूप कर रहे हैं, ठीक है, और ये अप्रॉक्सीमेटेड है एंटीरियरली इन फ्रंट ऑफ द चेस्ट, ठीक है। सो ये आप लोगों ने देख लेना है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब आगे आप लोग देखें स्कैपुला से रिलेटेड जो क्लिनिकल है, आपको पता होना चाहिए कि जब हमारे पास सेरेटस इंटीरियर मसल की पैरालिसिस होगी तो उससे हमारे पास विंगिंग ऑफ स्कैपुला होगी, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल विद रिस्पेक्ट टू योर एसक्यू, ठीक है। विंगिंग ऑफ स्कैपुला क्या है कि अगर आपका जो सेरेटस इंटीरियर मसल जो है वो पैरालाइज हो जाएगा तो उससे हमारे पास विंगिंग ऑफ स्कैपुला होगा, ठीक है। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो होता बेसिकली क्या है विंगिंग ऑफ स्कैपुला में कि आपका जो स्कैपुला है ना, दिस इज़ योर स्कैपुला, ये इसका मीडियल बॉर्डर होता है, ठीक है। मीडियल बॉर्डर ना यहाँ पे अनड्यूली अगर प्रोमिनेंट हो जाए ना तो उससे हम कहेंगे कि दिस इज़ योर विंगिंग ऑफ स्कैपुला, ठीक है। अब विंगिंग ऑफ स्कैपुला की कंडीशन में ये होता है कि जो आपकी आर्म है इट कैन नॉट बी एबडक्टेड बियॉन्ड 90 डिग्रीज, ठीक है। सो ये क्लिनिकल आपको पता होना चाहिए। उसके बाद स्केफॉइड स्कैपुला एक और क्लिनिकल है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मीडियल बॉर्डर जो है वो कनकेव होता है, ठीक है। हमने देखा था विंगिंग ऑफ स्कैपुला में कि मीडियल बॉर्डर वाज अनड्यूली प्रोमिनेंट, ठीक है, लेकिन जो स्केफॉइड स्कैपुला है यहाँ पे मीडियल बॉर्डर इज़ कनकेव, ठीक है। उसके बाद आगे हम चलते हैं। तो आगे अब हमने जो क्लिनिकल करना है दैट इज़ योर क्लिनिकल्स ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। ह्यूमरस बोन के क्लिनिकल्स, इसमें आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो कॉमनेस्ट साइट होती है फ्रैक्चर की इन ह्यूमरस दैट इज़ योर नेक, ठीक है, नेक का एरिया। उसके बाद आपकी शाफ्ट और जो सुप्राकोंडाइलर रीजन्स होते हैं ना, दे आर बेसिकली मोस्ट प्रोन टू फ्रैक्चर इन केस ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। अब हम देखते हैं सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर क्या है, ठीक है। ये आपको यंग एज में नज़र आता है और मोस्टली अगर आउटस्ट्रेच हैंड पे कोई बंदा गिरे तो उस केस में आपको सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर नज़र आएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो ह्यूमरस है या आपकी ह्यूमरस है इसका लोअर एंड जो है इट इज़ डिस्प्लेस्ड, ठीक है। लोअर फ्रेगमेंट जो है इट इज़ डिस्प्लेस्ड बैकवर्ड्स। जब ये बैकवर्ड डिस्प्लेसमेंट शो करेगा, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि एल्बो जो है इट वुड बी अनड्यूली प्रोमिनेंट, ठीक है, और जिसकी वजह से हमारी एल्बो जॉइंट जो है वो डिसलोकेट हो जाएगी, ठीक है। और ये आपको मोस्टली सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर नज़र ही तब आता है जब आपकी एल्बो जॉइंट जो है उसकी डिसलोकेशन होती है, ठीक है। जब एल्बो जॉइंट की डिसलोकेशन होती है तो होता क्या है उसमें बेसिकली कि आपका जो लोअर फ्रेगमेंट है ह्यूमरस का दैट इज़ डिस्प्लेस्ड बैकवर्ड्स, जिसकी वजह से आपकी जो एल्बो है इट बिकम्स अनड्यूली प्रोमिनेंट, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर। और एक और बात आपने याद रखनी है सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर में कि इस फ्रैक्चर में आपकी मीडियन नर्व की इंजरी होती है, ठीक है, उसकी इंजरी भी हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा अगर ब्रेकियल आर्टरी इस सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर की वजह से ऑक्लूड हो जाए तो उससे जो कंडीशन होती है दैट इज़ कॉल्ड वोल्कमैन इस्कीमिक कॉन्ट्रैक्चर, ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमरस में, ठीक है, जो दो लैंडमार्क्स हैं नीचे वाले लोअर एंड पे, एक हमारे पास लेटरल मीडियल कॉन्डाइल्स हैं, बेसिकली दे फॉर्म द बोनी पॉइंट्स इन द नॉर्मल एल्बो, ठीक है। आप किस तरह से ये पार्टिसिपेट करेंगे इन फॉर्मिंग द 3 बोनी पॉइंट्स ऑफ अ नॉर्मल एल्बो, ठीक है। जब हम एक एल्बो को फ्लेक्स करते हैं ना, ये है फ्लेक्स्ड कंडीशन, ठीक है, दिस इज़ द फ्लेक्स कंडीशन। इसमें आप देख रहे हैं कि मीडियल और लैटरल एपिकोंडाइल्स दे आर इन वन लाइन और ऑलिक्राइन प्रोसेस जो है ये यहाँ पे नीचे होता है, ठीक है। सो दे मेक अ ट्राइएंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइएंगल, ठीक है। लेकिन अगर आपकी एल्बो जॉइंट इज़ एक्सटेंडेड तो ये सब तीनों के तीनों मीडियल एपिकोंडाइल, ऑलिक्राइन प्रोसेस और जो लैटरल एपिकोंडाइल है, तीनों के तीनों एक सीधी लाइन में होते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे एक और क्लिनिकल दैट इज़ कि अगर आप ये ह्यूमरस है इसको हम डिवाइड कर दें 3 पार्ट्स में। एक
और ये यहाँ पे इस तरह से आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, ठीक है। दिस इज़ द अपर, दिस इज़ द मिडल एंड दिस इज़ द लोअर 1/3 ऑफ द ह्यूमरस, ठीक है। अब वो कहता है कि अगर हमारे पास जो अपर और मिडल थर्ड जो है ह्यूमरस का, उसके जंक्शन पे अगर कोई फ्रैक्चर हो जाए तो वहाँ पे क्योंकि पुअर ब्लड सप्लाई होती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो साइट है वो इतनी जल्दी यूनाइट नहीं कर पाती, ठीक है। या कभी कभी बहुत आहिस्ता से जो है वो दोबारा रीयूनाइट करती है और दोबारा से वो ह्यूमरस बोन जो है फ्रैक्चर के बाद नॉर्मल पोजीशन में यानी नॉर्मल पोजीशन अटेन कर लेती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो हेड ऑफ ह्यूमरस है, इट इज़ कॉमनली डिसलोकेटेड एंटीरो इन्फीरियरली। आपने याद रखना है कि आपका जो हेड ऑफ ह्यूमरस है ये किस पोजीशन में कॉमनली डिसलोकेट करता है, तो वो एंटीरो इन्फीरियरली पोजीशन जो है उसमें कॉमनली ये डिसलोकेट करता है, ठीक है। अब एक क्लिनिकल है आपके पास ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ठीक है। अब ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में ना आपने याद रखना है कि ये फ्रैक्चर मोस्टली, अब मैं आपको समझाती हूँ, और ये आपकी बुक में गिवन नहीं है, इट इज़ रिटन इन KLM, आप लोग वहाँ से भी इसे कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको पता है दिस इज़ ट्रंक, ठीक है, और ट्रंक से यहाँ पे कुछ शाखें निकलती हैं, ठीक है। दरख्त का ये अगर ट्रंक है तो वहाँ से आपको पता है ब्रांचेस निकलती हैं, ठीक है। अगर हमारे पास ये ब्रांचेस हैं, ठीक है, डिफरेंट ब्रांचेस, अगर हमारे पास क्या हो कि इस ब्रांच की जो है वो डिसकनेक्शन हो जाए, लाइक थोड़ा सा ये बेंड हो जाए, इस तरह से पूरे तरीके से टूटे नहीं, थोड़ा सा ये नीचे की तरफ बेंड हो जाए, ठीक है। तो होगा क्या कि हम इसे कहेंगे कि जो ग्रीन स्टिक है ना, इस या आप कह सकते हैं जो ब्रांच है इस ट्री की, ठीक है, इट हैज़ शार्पली बेंडेड बट इट हैज़ नॉट डिसकनेक्टेड इटसेल्फ फ्रॉम दिस मेन ट्रंक, ठीक है। इसी तरह अगर आपकी कोई बोन है, ठीक है, आपकी कोई बोन है और बोन में अगर कोई ऐसा फ्रैक्चर हो जाता है जिसमें उसकी एक साइड जो है वो बेंड हो जाती है, ठीक है, एक साइड जो है वो बेंड हो जाती है और दूसरी जो है वो बिल्कुल टूट जाती है, ठीक है। एक साइड बेंड हो और दूसरी टूट जाए तो उससे हम कहेंगे कि इट रिजेंबल्स लाइक अ ग्रीन स्टिक ऑफ अ ट्री, ठीक है। इसलिए हम ऐसे फ्रैक्चर्स को कहते हैं कि दिस आर ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर्स, ठीक है। अब ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर्स आपको मोस्टली क्लेविकल्स में नज़र आते हैं, ठीक है, और ह्यूमरस में नज़र आते हैं। क्लेविकल के केस में क्या होता है कि हमारे जो न्यूनेट्स होते हैं, आपको पता है कि उनकी क्लेविकल्स बहुत पतली होती हैं, ठीक है, लाइक बहुत स्लेंडर होती हैं, ठीक है। तो डिलीवरी के दौरान क्या होता है कि अगर किसी न्यूनेट के ब्रॉड शोल्डर्स है ना, तो मोस्टली ऐसे न्यूनेट्स के क्लेविकल्स जो है वो फ्रैक्चर कर जाती हैं, ठीक है। और ये इतनी जल्दी जो है हील भी अक्सर ये जल्दी कर जाती हैं क्योंकि बच्चों की हड्डियाँ जो हैं वो सॉफ्ट होती हैं, तो वो जल्दी जो है वो सही हो जाती हैं, हील कर जाती हैं, ठीक है। अब ऐसा जो फ्रैक्चर है क्लेविकल का, ये आपको इनकम्प्लीट जो फ्रैक्चर होता है बेसिकली आप कह सकते हैं, ये आपको यंगर चिल्ड्रंस में नज़र आता है और इसे हम ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहते हैं, ठीक है। अब हम ह्यूमरस की केस में अगर देख लें तो ह्यूमरस में हमारे पास क्या होता है कि अगर आपका जो बाजू है, ठीक है, उसको आप ट्विस्ट करें, ठीक है, उसको कोई भी टॉर्शन दें या ब्लो दें, अ डायरेक्ट ब्लो इज़ गिवन टू योर आर्म और इट इज़ ट्विस्टेड और अ टॉर्शन इज़ गिवन टू योर आर्म, तो उससे क्या होगा, आपका ह्यूमरस का जो शाफ्ट है इट वुड फ्रैक्चर, ठीक है। जब वो फ्रैक्चर होगा तो उससे हमारे पास क्या होगा कि एक अगर ये ह्यूमरस है और उसको टॉर्शन दिया, उसको ट्विस्ट किया, तो क्या हुआ कि एक साइड से वो जो कॉर्टिकल पार्ट है वो बोन का, इट वुड सेपरेट, ठीक है, डिसरप्ट कर जाएगा, लेकिन जो दूसरी साइड है वो बेंड कर जाएगी, ठीक है। एक साइड वो डिसरप्ट, ये वाली साइड अगर डिसरप्ट कर गई है और ये वाली थोड़ी बेंड कर गई है, ठीक है, यूँ, ठीक है। सो यानी पूरी तरीके से ह्यूमरस जो है वो टूटी नहीं है, लाइक जुड़ी हुई है, ठीक है। सो ऐसे फ्रैक्चर्स जो हैं उन्हें हम ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर्स कहते हैं। आगे हम चलते हैं तो रेडियस के क्लिनिकल्स में हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट कूलीज फ्रैक्चर, स्मिथ्स फ्रैक्चर और पुल्ड एल्बो, जिसे आप नर्स मेड्स एल्बो कहते हैं, वो हम देखेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास कूलीज फ्रैक्चर में जो आपका रेडियस है, ये आपको पता है दिस इज़ जो रेडियस बोन, तो इसका जो लोअर एंड है ना, उसके 2 सेंटीमीटर ऊपर अगर हमारे पास आउटस्ट्रेच हैंड की वजह से कोई गिर जाए तो जो फ्रैक्चर होगा दैट इज़ कूलीज फ्रैक्चर, ठीक है। कूलीज फ्रैक्चर में क्या होता है कि ये जो आपका रेडियस है, इसका जो डिस्टल फ्रेगमेंट है ना, इट गेट्स डिस्प्लेस्ड अपवर्ड्स एंड एंटीरियरली, ठीक है। ये रेडियस बोन है, इसको आप इस डायग्राम में देखें
तो ये देखें, जो डिस्टल एंड है ना रेडियस का, इट इज़ डिस्प्लेस्ड अपवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स, ठीक है। जब वो अपवर्ड्स और बैकवर्ड्स डिस्प्लेस होगा तो ऐसे फ्रैक्चर को हम कूलीज फ्रैक्चर कहते हैं, ठीक है। और जब ये अपवर्ड और बैकवर्ड जो है वो डिस्प्लेस हुआ, उसकी वजह से क्या होगा, जो रेडियल स्टाइलर प्रोसेस है वो पहले जो अल्नर स्टाइलर प्रोसेस है उसके डिस्टल था, लेकिन जब वो फ्रैक्चर हुआ तो वो क्या हो जाएगा, इसके प्रॉक्सिमल आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने बात याद रखनी है, ऐसा किस केस में होता है, कूलीज फ्रैक्चर में होता है, ठीक है। फिर हमारे पास अगला जो फ्रैक्चर है दैट इज़ स्मिथ्स फ्रैक्चर। स्मिथ्स फ्रैक्चर में क्या होगा कि आपका यही जो डिस्टल फ्रेगमेंट है ना इस रेडियस बोन का, ठीक है, इट वुड डिस्प्लेस एंटीरियरली, ठीक है। ये देखें इस डायग्राम में, यहाँ पे ये जो डिस्टल एंड है आपकी रेडियस बोन का, इट इज़ डिस्प्लेसिंग एंटीरियरली। जब ये एंटीरियरली डिस्प्लेस करेगा तो ऐसे फ्रैक्चर को हम कहेंगे दिस इज स्मिथ्स फ्रैक्चर, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास जो अगला क्लिनिकल है दैट इज़ योर पुल्ड एल्बो, या जिसे आप नर्स मेड्स एल्बो भी कहते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है कि अगर हम किसी बच्चे को बहुत ज़ोर से जो है फर्मली ग्रिप करते हैं और उसे एक जर्क देते हैं, ठीक है, पावरफुल जर्क देते हैं उसके हाथ को, जैसे ये लेडी इस बच्चे को बहुत फर्मली जर्क दे रही है, तो क्या होगा कि अक्सर बच्चों की जो रेडियस का हेड है वो डिसलोकेट कर जाता है, ठीक है। उसके जो उसके अराउंड रेडियस के हेड के अराउंड जो एनुलर लिगामेंट होता है वहाँ से वो डिसलॉज हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, पार्शियल डिसलोकेशन हो जाएगी हेड ऑफ रेडियस की, या आप जिसे कह सकते हैं सबलक्सेशन ऑफ हेड ऑफ रेडियस हो जाएगी। ऐसी कंडीशन को हम पुल्ड एल्बो कहेंगे, ठीक है। आगे हम देखते हैं अल्ना से रिलेटेड क्लिनिकल्स, ठीक है। तो अल्ना का आपको पता है कि ये स्टेबलाइजिंग बोन है जो आपके इसके पास जो ट्रॉक्लियर नॉच है वो वहाँ पे बेसिकली लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस जो है वो यहाँ पे आर्टिकुलेट करता है, ठीक है, लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस। और जो अल्ना की ट्रॉक्लियर नॉच है इनकी एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप होती है और यहाँ पे इनकी आर्टिकुलेशन होती है एल्बो जॉइंट के केस में, आप लोग देखेंगे आगे, ठीक है। अब हमने पता होना चाहिए कि अल्ना बेसिकली वो बोन है जो कि प्रोवाइड करती है रेडियस को, ऐसी फाउंडेशन देती है। ये देखें, अल्ना इज़ गिविंग अ फाउंडेशन टू दिस रेडियस बोन टू हेल्प इट प्रोनेट एंड सुपिनेट, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ फाउंडेशन फॉर दिस रेडियस बोन दैट हेल्प्स इन प्रोनेशन एंड सुपिनेशन, ठीक है। अगर हमारे पास फ्रैक्चर हो जाए अल्ना का, क्योंकि अल्ना इज़ द फाउंडेशन फॉर दिस रेडियस सो दैट इट मे प्रोनेट और सुपिनेट, तो अगर अल्ना का ही फ्रैक्चर हो जाए इससे क्या होगा कि हमारे पास जो रेडियस बोन है वो क्रॉस यूनाइट कर जाएगी, ठीक है, यानी उसके ऊपर से जब प्रोनेशन या सुपिनेशन में क्रॉस करती है तो वो आपस में जुड़ जाएंगी। जब दोनों आपस में जुड़ गई, ठीक है, तो इससे हमारी सुपिनेशन और प्रोनेशन जो है वो नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो क्रॉस यूनियन जब हो जाएगी बिटवीन रेडियस एंड अल्ना, इट मस्ट बी प्रिवेंटेड, बिकॉज अगर ये प्रिवेंट नहीं हुई तो हमारे पास प्रोनेशन और सुपिनेशन नहीं हो पाएगी, ठीक है। फिर है डिस्लोकेशन ऑफ एल्बो। डिस्लोकेशन ऑफ एल्बो अक्सर जब आउटस्ट्रेच्ड हैंड पे गिरने की वजह से जो है आपके ऑलिक्रैनल प्रोसेस जब ऑलिक्रैनन जो है जब वो पोस्टीरियरली शिफ्ट कर जाता है, सो उससे हमारे पास डिस्लोकेशन ऑफ एल्बो होती है, ठीक है। अब हमारे पास एल्बो जो है इस केस में दैट इज़ इन स्लाइट फ्लेक्शन, ठीक है। ये आपका ऑलिक्रैनल प्रोसेस है, जब ये पोस्टीरियरली शिफ्ट कर जाएगी सो ह्यूमरस के पोस्टीरियर साइड पे चली जाएगी, सो इससे क्या होगा कि हमारे पास डिस्लोकेशन ऑफ एल्बो होगी और एल्बो जो है वो इट विल बी स्लाइटली फ्लेक्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फ्रैक्चर ऑफ ऑलिक्रैनल जो है इट इज़ मोस्ट कॉमन, ठीक है, इन केस ऑफ फॉल ऑन अ पॉइंट ऑन एल्बो, ठीक है। और जो कोरोनाइड प्रोसेस का फ्रैक्चर होता है ना, अगर आप एल्बो के बल पे गिरें तो वो अनकॉमन होता है। फिर हमारे पास मैडलंग्स डिफॉर्मिटी है, ठीक है। पीछे हमने रेडियस के केस में देखा था कि उसके डिस्टल जो सेगमेंट्स थे, प्रॉक्सिमल सेगमेंट्स थे, वो जब डिस्लोकेट हुए तो कौन कौन सी हमने डिफॉर्मिटीज़ देखी थी। अभी हमने देखी थी कि जब हमने जो डिस्टल एंड्स की डिस्प्लेसमेंट से लाइक कूलीज फ्रैक्चर और स्मिथ्स फ्रैक्चर होता था, ठीक है। और जो आपके पास प्रॉक्सिमल एंड जो है यानी हेड ऑफ रेडियस जब डिसलोकेट होता था, पार्शली सब डिसलोकेशन होती थी या जिसे आप सबलक्सेशन कहते हैं वो होती थी, तो उससे पुल्ड एल्बो होता था। अब अल्ना के केस में जब हमारे पास डॉर्सल जो पोर्शन है अल्ना का, लोअर एंड जो है अल्ना का, जब वो डॉर्सली सबलक्सेट करेगा या डिस्प्लेस करेगा तो उससे हमारे पास क्या होगी कि जो
डिफ़ॉर्मिटी होगी, दैट इज़ कॉल्ड मैडलिंग्स डिफ़ॉर्मिटी। और इस डिफ़ॉर्मिटी की वजह से क्या होगा कि रेडियस का जो लोअर एंड है वहाँ पे भी रिटार्डेड ग्रोथ हमने साथ साथ नज़र आएगी, ठीक है। बेसिकली होती ही रेडियस के रिटार्डेड ग्रोथ की वजह से मैडलिंग्स डिफ़ॉर्मिटी है, ठीक है। अब हमारे पास आगे है क्लिनिकल फॉर स्कैफोल्ड, फ्रैक्चर ऑफ स्कैफोल्ड, ठीक है। अब स्कैफोल्ड आपको पता होना चाहिए कि ये आपकी रिस्ट में जो सॉरी स्कैफोल्ड बोन जो है आप अगर इसका फ्रैक्चर हो जाए, ठीक है, इट इज़ अ बोन, ठीक है, दैट हैज़ अ क्वाइट कॉमन फ्रैक्चर, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जो ये है आपकी स्कैफोल्ड बोन, बेसिकली इसके वेस्ट पे, ठीक है, अगर इसके राइट एंगल टू इट्स लॉन्ग एक्सिस के राइट एंगल पे यानी इसकी वेस्ट पे अगर कोई फ्रैक्चर हो जाए तो उससे हम फ्रैक्चर ऑफ स्कैफोल्ड कहेंगे। और ये किस वजह से होता है? आउटस्ट्रेच हैंड पे गिरने की वजह से होता है, ठीक है। इस पर आपके जो फिंगर्स हैं वहाँ पे जो बेसिकली क्या होता है इसमें आपके जो एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स है ना, ऐसे जब आप अपने हैंड को स्ट्रेच करते हैं तो ये जो डिप्रेशन बन रहा है ना, दैट इज़ योर एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स, ठीक है। तो एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में टेंडनेस और स्वेलिंग हो जाती है ड्यू टू फ्रैक्चर ऑफ स्कैफोइड, ठीक है। और आपके पास पेन होती है ड्यूरिंग द लॉन्गिट्यूडनल परकर्शन ऑफ द थंब, ठीक है। थंब के अलॉन्ग यहाँ पे हमें पेन होगी, ठीक है। और हमारे पास क्या होगा कि रेजिडुअल डिसेबिलिटी इज़ मोर मार्क्ड इन द मिड कार्पल जॉइंट दैन इन द रिस्ट। मिड कार्पल जॉइंट्स में ज़्यादातर रेजिडुअल डिसेबिलिटी आपको नज़र आएगी एज़ कम्पेयर टू रिस्ट जॉइंट, ठीक है। सो टेंडनेस एंड स्वेलिंग होगी, एनाटॉमिकल स्नफ ऑफ पेन आपकी होगी थंब और इंडेक्स फिंगर में, और रेजिडुअल डिसेबिलिटी होगी इन द मिड कार्पल जॉइंट एज़ कम्पेयर टू द रिस्ट जॉइंट, ठीक है। इसके अलावा नॉन यूनियन या एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो सकती है ऑफ द बॉडी ऑफ दिस बोन, ठीक है। इस बोन की बॉडी की एवेस्कुलर नेक्रोसिस और नॉन यूनियन भी हो सकती है। नॉर्मली क्या होता है अगर हम स्कैफोल्ड बोन को देखें ना तो उसको दो न्यूट्रिएंट आर्टरीज बेसिकली सप्लाई कर रही होती हैं। एक जो है वो पाल्मर साइड से जो है वो एंटर करती है और दूसरी डॉर्सल एस्पेक्ट से एंटर करती है, ठीक है। अब 13% जो केसेस होते हैं ना ओकेजनली, उनमें क्या होता है कि दोनों जो वेसल्स हैं वो एंटर करेंगी थ्रू द ट्यूबरकल या फिर थ्रू द डिस्टल हाफ ऑफ द बोन। जब वो डिस्टल हाफ से एंटर करती है ना, बोन का एक प्रॉक्सिमल हाफ होता है, एक डिस्टल हाफ होता है, तो अगर वो डिस्टल हाफ ऑफ बोन से एंटर करेंगी तो जो प्रॉक्सिमल है उसको सप्लाई नहीं मिलेगी, ठीक है। इट वुड बी डिप्राइव्ड ऑफ दिस सप्लाई, ठीक है। तो इससे क्या होगा फिर कि हमारे पास ए वेस्कुलर नेक्रोसिस हो जाएगी। अब हमारे पास एक और क्लिनिकल कंडीशन थी, दैट वाज दिस ऑल वाज अबाउट फ्रैक्चर ऑफ स्कैफोल्ड। अगली है डिस्लोकेशन ऑफ ल्यूनेट। ल्यूनेट अगर आप देखें तो नॉर्मली एस से पड़ा होता है, ठीक है। अब अगर हमारे पास ल्यूनेट इट डिस्प्लेसेस एंटीरियरली, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो मीडियन नर्व पड़ी है ना, इट वुड कॉम्प्रेस, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास कार्पल टनल सिंड्रोम होगी, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि आपकी हैंड इज़ एक्यूटली डॉर्सीफ्लेक्स्ड और एल्बो जॉइंट बिकम्स फ्लेक्स्ड, ठीक है। अब स्कैफोल्ड फ्रैक्चर जो है उसमें पेन आपको पता होना चाहिए कि इट इज़ फेल्ट इन द एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। आगे हम देखते हैं तो हमारे पास जो फर्स्ट मेटाकार्पल बोन का अगर फ्रैक्चर हो जाए दैट इज़ कॉल्ड बेनेट्स फ्रैक्चर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो एंटीरियर पार्ट है आपकी फर्स्ट मेटाकार्पल की बेस का, ठीक है, उसके लॉन्ग एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो फ्रैक्चर होता है, ठीक है। ये है आपका फर्स्ट मेटाकार्पल बोन, ठीक है। इसकी बेस के अलॉन्ग क्या होगा कि फ्रैक्चर होगा, ठीक है। और जो एंटीरियर पार्ट है वहाँ पे फ्रैक्चर होगा अलॉन्ग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ठीक है। थंब इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इट वुड सेमी फ्लेक्स, ठीक है, सेमी फ्लेक्स होगा और वो अपोजिशन वाली मूवमेंट्स, ये वाली जो मूवमेंट्स हैं वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ठीक है। और फिस्ट भी क्लेंच नहीं कर पाएगा, फिस्ट भी क्लेंच नहीं कर पाएगा, ठीक है। बाकी जो मेटाकार्पल्स हैं वो भी फ्रैक्चर हो सकती हैं। ये तो हमने फर्स्ट मेटाकार्पल की फ्रैक्चर यानी उसकी बेस पे अगर फ्रैक्चर हो तो उसकी वजह से जो क्लिनिकल कंडीशन है दैट इज़ बेनेट्स फ्रैक्चर। बाकी मेटाकार्पल्स भी फ्रैक्चर हो सकती हैं ड्यू टू एनी डायरेक्ट वॉयलेंस या इनडायरेक्ट वॉयलेंस, ठीक है। और इससे क्या हो सकता है कि दीज मेटाकार्पल्स को डिस्प्लेस बैकवर्ड्स, ठीक है। इन केस ऑफ इनडायरेक्ट वॉयलेंस और डायरेक्ट वॉयलेंस के केस में दे कैन डिस्प्लेस फॉरवर्ड्स, ठीक है। अब हमारे पास चिल्ड्रन में क्या होता है कि मेटाकार्पल्स और फेलेंजीज जो हैं किसी भी ट्यूबरकुलर या सिफिलिटिक डिजीज़ की वजह से जो
आपको ये डिजीज़ नज़र आती हैं, ट्यूबरकुलर या सिफिलिटिक डिजीज़ इन चिल्ड्रन इन द मेटाकार्पल्स और फेरेंजीज, ये आपको डायफाइसिस के मिडल में यानी उनके शाफ्ट के मिडल में नज़र आएंगी, ठीक है। उनके मेटाकार्पल के शाफ्ट में के मिडल में ये डिजीज़ आपको नज़र आएंगी, ठीक है, रादर दैन इन द मेटाफाइसिस। मेटाफाइसिस तो आपको वैसे भी पता है कि मेटाफाइसिस होती ही लॉन्ग बोन्स में है, ठीक है। लॉन्ग बोन्स में आपको पता है कि आपकी हेड होती है, उसके बाद नेक होता है और देन शाफ्ट। ये जो नेक वाला एरिया है दैट इज़ कॉल्ड द मेटाफाइसिस। दीज एंड्स, द अपर एंड द लोअर एंड, हैंड और जो हेड और जो लोअर एंड है दे आर द एपीफाइसिस, और दरमियान में जो शाफ्ट होती है दैट इज़ द डायफाइसिस, ठीक है। तो मेटाफाइसिस में जो है वो ये ट्यूबरकुलर या सिफिलिटिक डिजीज़ जो है मेटाकार्पल या फ्लेंजेस की वो नज़र नहीं आती, दे आर ऑलवेज सीन इन द डायफाइसिस, ठीक है। और क्यों डायफाइसिस में नज़र आती हैं? क्योंकि यहाँ पे शाफ्ट में आपकी जो न्यूट्रिएंट आर्टरी है इट ब्रेक्स अप इनटू प्लेक्सस, ठीक है, जो कि इमीडिएटली फिर आपकी मेडुलरी कैविटी में एंटर कर जाती है, ठीक है। बाकी एडल्ट्स के केसेस में जो इन्फेक्शन के चांसेस दे आर मिनिमाइज, ठीक है। और जो क्योंकि जो न्यूट्रिएंट आर्टरी है इट इज़ रिप्लेस्ड बाय पेरियोस्टियल वेसल्स, ठीक है। सो बस इतना काफ़ी है, ये लास्ट वाला इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। सो यहाँ पे आई थिंक हमारा ये चैप्टर कवर हो चुका है। बस एक ये क्लिनिकल देख लें आप कि अगर हमारे पास जो ये डिस्टल फेलिंग्स है ऑफ द मिडल फिंगर, ठीक है, मिडल फिंगर की डिस्टल फेलिंग्स का अगर फ्रैक्चर हो जाए, जो कि बहुत कॉमनेस्ट फ्रैक्चर है, तो उसको हम किस तरह से ट्रीट करेंगे? बाय स्प्लिंटिंग दिस इंजर्ड फेलिंग्स टू द एडजेसेंट नॉर्मल फिंगर, ठीक है। इसके साथ हमने स्प्लिंट कर दिया, दिस इज़ कॉल्ड बडी स्प्लिंट, ठीक है। बाकी एवरीथिंग इज़ कवर। ये वही क्लिनिकल है क्लेविकल वाला, जो जंक्शन ऑफ लैटरल मीडियल पार्ट ऑफ क्लेविकल की वजह से जो क्लिनिकल कंडीशन है ये वो लिखी हुई है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने ना हर चैप्टर में बीडी में जो ये ब्राउन बॉक्सेस होते हैं ना, ये आप लाजमी पढ़ा करें, क्योंकि इसमें से अक्सर MCQs आ जाते हैं। और पिंक बॉक्स आपने कभी नहीं छोड़ने, ये एंड वाले, क्योंकि यहाँ से SCQ रिलेटेड सिनेरियोज लिखे होते हैं, ठीक है। सो हियर वी आर डन। आई होप आपको समझ आ गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।